नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। भारत में जब भी चुनाव होते हैं तब खानदानी बातें, इतिहास और पड़ोसी मुल्क के साथ ही साथ जाति धर्म का जमकर प्रयोग होता है और लोग, नेता और समर्थक सभी जमकर प्रयोग करते हैं। मीडिया में भी इस पर जमकर बहस होती है। ठीक उसी तरह इस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस वक्त खूब छाए हुए हैं। नेहरू को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इसकी शुरुआत कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की। रविशंकर प्रसाद ने एक पेपर में छपी एक रिपोर्ट को दिखाते हुए कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में भारत की सीट ठुकराकर चीन को स्थायी सदस्य बनवा दिया। रविशंकर प्रसाद ने ये बात तब कही जब पुलवामा हमले में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हाथ के बाद भारत इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने और मसूद पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में अग्रसर था। लेकिन चीन ने ठीक ऐन मौके पर ही अड़ंगा लगा दिया और मसूद अजहर बच निकला। रविशंकर प्रसाद ने अपने दावे का आधार द हिंदू में छपे एक लेख से की। लेख द हिंदू में कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया को आधार बनाया था। अगर हम शशि थरूर की किताब की बात करें तो कई राजनीतिक विश्लेषक जो उस किताब को पढ़ चुके हैं, उनका कहना है कि शशि थरूर कुछ भारतीय राजनयिकों से बातचीत के आधार पर इस तथ्य के बारे में लिखा है कि कुछ राजनयिकों का कहना था कि उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज देखे हैं जिनमें भारत को यूएन का अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सीट पहले ताइवान और बाद में चीन को दे देने की वकालत कर दी। इस बात का कोई आखिरी स्रोत नहीं मिलता। एक शख्स के कहने के बाद दूसरे और दूसरे के कहने के बाद तीसरे की तरह ये बात आगे बढ़ रही है। हम इस तथ्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा पहली बार उठा है। 27 सितंबर 1955 को भारतीय संसद में जे.एन. पारेख ने नेहरू से ये सवाल पूछा था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, तब भारत आजाद नहीं था। 1945 में जब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाए गए तब भारत आजाद नहीं था। शशि थरूर ने लिखा, नेहरू को 1953 में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था। 27 सितंबर 1955 को नेहरू ने भारतीय संसद में इस बात को खारिज किया। यूएन से स्थायी सदस्य बनने का कोई प्रस्ताव मिला था। जिन संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं इस मामले में कूदते हुए वित्त मंत्री जेटली ने एक ट्वीट किया और कहा कि नेहरू ने 2 अगस्त 1955 को मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने भारत के बजाय चीन को ये सीट दिलाई। अब आते हैं मूल मसले पर। साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उद्भव के समय से जुड़ा है। तब चीन में चियांग काई शेक का शासन था। लेकिन 1950 के दशक में आक्रामक तरीके से माओ के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सत्ता में आई। ये बेहद शक्तिशाली संगठन के तौर पर उभरा था। तब भारत और चीन की माओ की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी से खतरा था। दोनों देशों में जबरदस्त तनातनी चल रही थी। इतिहास के कुछ जानकार मानते हैं कि दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने और माओ को खुश करने के चक्कर में जल्दबाजी में यूएन में उसको स्थायी सीट देने की वकालत की थी। द डिप्लोमैट के अनुसार नेहरू के रुख को वाकई जानने के लिए पहले आपको उस अवधि में पहुंचना होगा। भारत सालों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। उस वक्त को देखते हुए नेहरू ने बड़ी शक्तियों को हितैषी बनाकर रखने और उनकी ताकतें विश्व पटल पर भी बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू इतिहास के अच्छे जानकार थे। वहीं दूसरे कई इतिहासकारों का मानना है कि यह मसला काफी पुराना है। अप्रैल 1922 में जब जर्मनी और रूस के बीच रापालो संधि हुई तो पूरे यूरोप में भगदड़ मच गई। यही नहीं, पूरी दुनिया पर नए सिरे से युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इधर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अप्रत्याशित रूप से ताकतवर होता जा रहा था। ऐसे समय में चीन को अगर वैश्विक ताकतों के बीच नहीं उलझाया जाता तो ये शक्ति कई रूप से भारत और एशिया को नुकसान पहुंचा सकता था। अगर चीन यूएन का हिस्सा ना होता तो यूएन का कोई नियम कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता और ना ही उस पर किसी तरह के नियंत्रण का कोई तरीका मौजूद होता। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अगर जवाहरलाल नेहरू ने चीन के लिए वकालत की भी तो एक संतुलित कदम रहा होगा। हालांकि तमाम रिपोर्ट और छानबीन के बाद भी कोई ऐसा अंतिम साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें ऐसे साक्ष्य हो कि नेहरू को औपचारिक अथवा अनौपचारिक तौर पर यूएन से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला था। लेकिन तत्कालीन कई जानकारों का मानना है कि नेहरू ने यूएन में ताइवान के बजाय चीन को स्थायी सदस्य बना देने की वकालत की थी। जो भी हो, नेताओं का काम है हवा देना और अगर हवा अपने पक्ष में है तो क्या बुराई है। लेकिन फिलहाल पहले राउंड में कांग्रेस से बीजेपी आगे निकल रही है और कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। और हाँ, अभी ये पहला मुद्दा है। अभी ऐसे ऐसे गड़े मुद्दे बहुत बाहर आएंगे।
नेता से लेकर जनता तक इसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि अभी चुनाव में काफी समय है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन जो होगा वो मजेदार भी हो सकता है और दुखदाई भी। कल कैबिनेट की अपनी वरिष्ठ मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के जमीन खरीदगी और उससे उपजे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विषय आपके सामने उठाया था। ओप इंडिया कॉम ने काफी विस्तार से चीजों को सामने लाया है। मैंने कांग्रेस पार्टी का जवाब देखा है। मैंने कहा जमीन खरीदी गई और राहुल गांधी ने जमीन खरीदी, अपनी बहन को गिफ्ट कर दी और उनकी बहन ने एक संस्था को दे दी। हमें कांग्रेस पार्टी से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। जमीन खरीदना अपने आप में गड़बड़ नहीं है, जमीन किससे खरीदी गई यह बहुत जरूरी है। और जमीन एक ही व्यक्ति से क्यों खरीदी गई यह भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके सामने विस्तार से रखूंगा चीजों को, लेकिन मैं पहले बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा के पीछे राहुल गांधी उनके जमीन के घपले में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। Rahul Gandhi is standing firmly behind Robert Vadra in all the land deals, reeking of impropriety, abuse of power, and also corruption. ये एचएल पहवा क्या चीज है? आज हम बीजेपी के मंच से देश के सामने इस विषय को उठाना चाहते हैं कि एचएल पहवा क्या चीज है, क्या है वो, क्या है उनका बिजनेस, क्या है उनके आय का स्रोत, और इतनी बड़े बड़े जमीन के ट्रांजैक्शन में वो जमीन के मालिक कैसे हैं। अब हम आगे बताएंगे आपको कि पावा साहब बीच में कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो फिर ये इतनी बड़ी जमीन वो रखते हैं, वो बेचते हैं और फिर दोबारा उसी जमीन को प्रियंका जी को बेच देते हैं एट वेरी हाई प्राइस। ये मैं भी आता हूं इस पर। इस पूरे मामले के एक दूसरा बहुत बड़ा बिंदु है सीसी थम्पी, और तीसरे हैं संजय भंडारी। और आज जब मैं अपनी प्रेस वार्ता को कंक्लूड करूंगा तो राफेल पर राहुल गांधी में इतनी तल्खी क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के बावजूद बेबुनियाद, शर्मनाक और झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसका कारण समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि 17 मार्च 2008 को, मैंने नहीं, स्मृति जी ने बताया था, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं, 17 मार्च 2008 को राहुल गांधी ने 26,47,000 में 6.5 एकड़ जमीन पलवल में खरीदी, हसनपुर में। खरीदने वाले कौन थे, बेचने वाले कौन थे? एचएल पहवा। खरीदने वाले कौन थे? राहुल गांधी। किसके थ्रू? महेश कुमार नागर। ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एचएल पहवा का नाम है, महेश कुमार नागर का नाम है। परचेजर राहुल गांधी थ्रू महेश कुमार नागर। और ये सेल डीड भी आपको दिखाई गई थी, ये सेल डीड का पेज है। दूसरा, 3 मार्च 2008 को एचएल पहवा साहब हसनपुर गांव में फिर जमीन बेचते हैं, 72 कनाल। बेचने वाले कौन है? एचएल पहवा। खरीदने वाले कौन है? रॉबर्ट वाड्रा। किसके थ्रू?
महेश कुमार नागर. HL Pahwa, seller, purchaser, Robert Vadra through Mahesh Kumar Nagar. तीसरा दिखाया हमने आपको कि अमीपुर में 40 कनाल जमीन खरीदी गई प्रियंका जी के द्वारा 28 अप्रैल 2006 को 15 लाख में. ये देखिए सैलिड में प्रियंका जी की फोटो है और इसमें भी वही है HL Pahwa थ्रू. What is this HL Pahwa? Why he is the common factor in all these land purchases? The country is entitled to know. और पूरे जवाब में कांग्रेस पार्टी के HL Pahwa पर खामोशी है. क्यों है ये हम जानना चाहते. और दिस साइलेंस बाय इटसेल्फ raises a lot of questions. That means the source of money, the source of fund, and the person who was selling, all is suspect.